नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एसी वोल्टेज कंट्रोलर के प्रिंसिपल ऑफ फेज कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली एग्जाम्स में आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि एसी वोल्टेज कंट्रोलर का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम दो बेसिक कंसेप्ट लेंगे। सबसे पहले लेंगे हम सिंगल फेज हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर, और साथ में समझेंगे सिंगल फेज फुल वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर। और इन्हीं दोनों को कोरिलेट करके हम बेसिक प्रिंसिपल को यहाँ अंडरस्टैंड करेंगे, और साथ में हम इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कैसे डेवलप करते हैं वो भी समझेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपके साथ सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोलर एसी वोल्टेज कंट्रोलर का बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बच्चों आप देखिएगा, ये फिगर 1A जो है वो है सिंगल फेज हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर। अब इस कंट्रोलर का एक और नाम है, आपको याद होगा, इसको हम यूनि डायरेक्शनल कंट्रोलर भी बोलते हैं। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये एक एसी वोल्टेज कंट्रोलर है जिसके अंदर यूनि डायरेक्शनल ऑपरेशन है। अब मैं आपसे ही पूछूंगा कि यूनि डायरेक्शनल का एग्जैक्टली यहाँ पे मीनिंग क्या है। यूनि डायरेक्शनल बच्चों हमने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन में देखेंगे, एक थारिस्टर का कॉम्बिनेशन है और उसके साथ में एंटी पैरेलल दूसरा हमने एक डायोड लगाया है। जब हम एक थारिस्टर और एक डायोड का एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे बच्चों, उस कंडीशन में ये यूनी डायरेक्शनल में ही कंट्रोल होगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंट्रोल होगा, क्योंकि कंट्रोलिंग एलिमेंट सिर्फ थारिस्टर है, डायोड एक अनकंट्रोल्ड स्विच है, और इसीलिए इसको हम यूनी डायरेक्शनल स्विच भी बोलते हैं, या फिर यूनी डायरेक्शनल एसी वोल्टेज कंट्रोलर भी डिस्कस करते हैं। बच्चों यहाँ पे आप सप्लाई वोल्टेज देख सकते हैं, वीएस है, जिस वीएस का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो है Vm साइन ओमेगा टी, यानी यहाँ पे Vm है मैक्सिमम वैल्यू, एंड दिस फंक्शन इज कॉल्ड साइन फंक्शन, और उसमें जो वेरिएबल है दैट इज ओमेगा टी। बच्चों एक पेयर ऑफ हमने सेमीकंडक्टर स्विच यानी एक थारिस्टर और एक डायोड का कॉम्बिनेशन लिया। थारिस्टर T1 और डायोड D1 है, और ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल कनेक्टेड है। लोड की फॉर्म में हमने सबसे सिंपलेस्ट लोड लिया है, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिव लोड। और इसी लोड के अक्रॉस जो करंट फ्लो होगा बच्चों, हमने उसको आई नॉट बोला, और लोड के अक्रॉस जो मुझे वोल्टेज मिलेगा दैट इज वी नॉट। आप बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए बच्चों इस एसी वोल्टेज कंट्रोलर के बेसिक ऑपरेशन को हम समझते हैं। मैंने मान लिया कि मैंने सिंगल फेज एक फुल वेव सिग्नल लिया। एक सिंगल फेज फुल वेव सिग्नल का ये एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप देखते होंगे साइनसोइडल फंक्शन का, और ये फंक्शन था बच्चों Vm साइन ओमेगा टी मींस Vs। अब यहाँ इसी फंक्शन को यूज करके, इसी वेव फॉर्म को यूज करके हम इस एसी वोल्टेज कंट्रोलर हाफ वेव कंट्रोलर का ऑपरेशन समझते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव साइकिल में, यानी जब पॉजिटिव साइकिल था उस कंडीशन में मेरा जो T1 थारिस्टर है वो फॉरवर्ड बायस होगा, और जैसे ही मैं गेट को ट्रिगर करूंगा वो कंडक्ट करेगा। लेकिन इस पॉजिटिव और इसका नेगेटिव यानी पॉजिटिव साइकिल में ये रिवर्स बायस है, यानी ये रिवर्स बायस होने की वजह से ऑफ हो जाएगा। मीन्स एक बार में एक ही स्विच काम कर रहा है, और अभी जो स्विच काम कर रहा है वो कंट्रोल्ड स्विच है। मीन्स मेरे पास ऑप्शन है कि मैं गेट सिग्नल के थ्रू उसको फायरिंग कर सकता हूँ, और फायरिंग एंगल मैं अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। आपको याद होगा हमने रेक्टिफायर सर्किट में फायरिंग एंगल के बारे में समझा था। जैसे यहाँ पे फायरिंग एंगल मैंने कितना ले लिया बच्चों, अल्फा। मीन्स अल्फा पे मैंने ट्रिगर किया। अब इसी सिग्नल को यूज करके मैं आउटपुट वोल्टेज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अल्फा सिग्नल पे ट्रिगर किया, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब तक मैंने अपने थारिस्टर को ट्रिगर नहीं किया तब तक मुझे आउटपुट नहीं मिला। यानी ये डॉट डॉट में मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि अभी तक मुझे आउटपुट नहीं मिला। जैसे ही मेरा थारिस्टर फायर हुआ, यानी इस पॉइंट के बाद मुझे आउटपुट मिलना स्टार्ट होगा, और ये एक नॉर्मल हमें वही आउटपुट मिलेगा जो साइनसोइडल फंक्शन का था। क्योंकि जब मेरा स्विच ऑपरेट करेगा तो जो भी सप्लाई वोल्टेज होगा वो इस लोड वोल्टेज का क्रॉस अपियर होगा, तो वोल्ट सप्लाई वोल्टेज का एग्जैक्टली रेप्लिका वेव फॉर्म हमें आउटपुट में मिलेगा। तो यहाँ से मुझे ये डॉटेड डॉटेड वाला पोर्शन हम हटा देंगे, और जैसे ही मैंने अल्फा फायरिंग किया तो अल्फा के बाद मुझे आउटपुट मिलना स्टार्ट होगा। तो ये मेरा आउटपुट वेवफॉर्म मिल रहा है, कहाँ तक बच्चों, पाई तक। अब जैसे मैं पाई पे पहुंचा, क्या होगा उसके बाद बच्चों, पाई पे पहुंचने के बाद आप देखेंगे कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव था वो टर्मिनल चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब नेगेटिव साइकिल आ गई, और यहाँ पे
ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस बच्चों, और ये हो जाएगा रिवर्स बायस। यानी अब मेरा जो रिवर्स बायस था डायोड, वो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, और जो मेरा फॉरवर्ड बायस था वो हो जाएगा रिवर्स बायस। यानी ये ऑफ हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। यानी सिर्फ डायोड कंडक्ट कर रहा है नेगेटिव साइकिल में, अभी भी एक ही स्विच एक बार में कंडक्ट कर रहा है। और डायोड जो कि एक अनकंट्रोल्ड स्विच है बच्चों, इसीलिए यहाँ पे कोई फायरिंग एंगल में सेट नहीं कर सकता। तो जैसे ही यहाँ पे पाइप पे मैं पहुंचा, उसके बाद थारिस्टर का कंडक्शन बंद हो गया, डायोड का कंडक्शन स्टार्ट हो गया रिवर्स बायस में नेगेटिव साइकिल में, और डायोड एक अनकंट्रोल्ड स्विच है, तो मुझे कंप्लीट जो वोल्टेज का वेवफॉर्म था वो मुझे आउटपुट के वेवफॉर्म में मिल गया। यानी वीएस और वी नोट की वैल्यू यहाँ पे सेम हो जाएगी। बच्चों आगे क्युमुलेटिव ये प्रोसेस चलते रहेगा। जैसे ही मैं 2 पाई पे आऊंगा, फिर से मेरा डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, और 2 पाई प्लस अल्फा पे मेरा कंडक्शन फिर से स्टार्ट होगा। तो यानी ये जो बीच का डॉटेड डॉटेड लाइन होगा, और 2 पाई प्लस अल्फा के बाद कंडक्शन स्टार्ट होगा। फिर से 3 पाई आएगा, और 3 पाई के बाद क्या होगा बच्चों, वापस डायोड D1 कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो इसीलिए ये हाफ कंट्रोल्ड स्विच है, यूनिडायरेक्शनल स्विच है, क्योंकि एक बार में सिर्फ हम एक ही साइकिल को कंट्रोल कर पा रहे हैं। यानी नेगेटिव साइकिल का कंट्रोलिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। अब हम आउटपुट करंट की बात कर लेते हैं बच्चों। तो आउटपुट करंट का बहुत सिंपल सा होगा। रेसिस्टिव लोड है तो करंट करंट और वोल्टेज का रिलेशन बहुत सिंपल होता है, करंट इक्वल टू वी नॉट बाई आर। तो जो भी वी नॉट की मैग्नीट्यूड आएगी, चूंकि रेसिस्टिव लोड है तो रेसिस्टिव में वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होते हैं, तो फेज चेंज नहीं होगा। अल्फा इक्वल टू, यानी आई नॉट की वैल्यू हमारे अल्फा पे यानी ट्रिगरिंग एंगल पे मिलना स्टार्ट होगा, और ये वापस आके मुझे पाई तक मिलेगा। और फिर पाई से लेकर 2 पाई तक, जब मेरा जिसमें इसमें T1 कंडक्ट किया, याद करिएगा बच्चों, और इसमें मेरा D1 कंडक्ट किया, तो वापस जैसे ही मेरा D1 कंडक्ट करेगा, उस कंडीशन में मुझे आउटपुट करंट मिलना स्टार्ट होगा। और फिर से 2 पाई के बाद 2 पाई प्लस अल्फा मीन्स 2 पाई प्लस अल्फा पे फिर से T1 कंडक्ट करना स्टार्ट होगा 3 पाई तक। तो इस तरीके से ये हाफ वेव हाफ कंट्रोल्ड स्विच था, यूनि डायरेक्शनल एसी वोल्टेज कंट्रोलर था। अब इसका हम आउटपुट वोल्टेज भी सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। तो आइए अब हम इसका आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। तो आइए बच्चों, मैं सिंपल सा कैलकुलेशन करके आपको इसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज समझाता हूँ, ये कैसे इसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज हम कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज को मैंने यहाँ V नॉट से रिप्रेजेंट किया है बच्चों। और एवरेज वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए हम 1 अपन टाइम पीरियड करेंगे। तो टाइम पीरियड कितना है सिग्नल का, दैट इज 2 पाई। आप यहाँ पे वेवफॉर्म में देख सकते हैं कि 0 से ये स्टार्ट हुआ है, और 0 से लेकर पाई तक हाफ वेव है, और फिर से पाई से लेकर 2 पाई तक हाफ वेव है। यानी एक कंप्लीट साइकिल बन रहा है 0 से लेकर 2 पाई, इसीलिए हमने इसको बोला टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड मीन्स 1 अपॉन 2 पाई, इसका इंटीग्रेशन लेंगे। अब हम बात करेंगे लोअर लिमिट का। तो नॉर्मली लोअर लिमिट हम 0 से लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडक्शन मेरा अल्फा पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, तो लोअर लिमिट अल्फा होगा, और अपर लिमिट होगा बच्चों एक साइकिल के लिए 2 पाई। तो अल्फा टू 2 पाई। सिग्नल कौन सा है बच्चों, Vs, यानी हम इसको बोल सकते हैं Vs इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, और ऑपरेटिंग फंक्शन क्या है वेरिएबल, दैट इज डी ओमेगा टी। तो आइए इसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। कई बार हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। Vm को हम बाहर ले लेंगे, तो Vm अपॉन 2 पाई। इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, लोअर लिमिट अल्फा अपर लिमिट 2 पाई। अब यहाँ पे मेरे पास फंक्शन आएगा साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब यहाँ पे मैंने फिर से फंक्शन लिख दिया Vm अपॉन 2 पाई। साइन ओमेगा टी का डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, तो दैट विल बी माइनस का कॉस ओमेगा टी, और लोअर लिमिट अल्फा अपर लिमिट 2 पाई। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि अगर यहाँ पे ओमेगा टी की जगह पे टी होता, तो अपॉन में ओमेगा आता। यहाँ ओमेगा टी वेरिएबल है, इसीलिए कॉस ओमेगा टी। आगे आप डी ओमेगा टी अपॉन डी ओमेगा टी करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1। माइनस बाहर ले लीजिए, तो माइनस का Vm अपॉन 2 पाई। आपका लोअर लिमिट कितना है बच्चों, अल्फा, अपर लिमिट कितना है 2 पाई, तो cos 2 पाई माइनस का लोअर लिमिट cos अल्फा। अब cos n पाई का वैल्यू कितना होता है बच्चों, -1 का पावर n। इन यहाँ पे n कितना है, 2 है, तो cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, -1 का पावर 2, और नेगेटिव है उसका स्क्वायर करेंगे, तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा माइनस का Vm अपॉन 2 पाई
कॉस 2 पाई का वैल्यू हो गया यहाँ पे 1 और माइनस का कॉस अल्फा। अब मैं माइनस को अंदर कर लेता हूँ तो वी नॉट इक्वल टू पी एम अपॉन 2 आई और वैल्यू हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस 1। यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों इसकी? वोल्ट। ये कौन सा वैल्यू था? आरएमएस वोल्टेज। वैसे ही हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? आरएमएस करंट। आरएमएस करंट इक्वल टू क्या होगा? आरएमएस वोल्टेज अपॉन लोड। और यहाँ पे लोड कैसा है? रेसिस्टिव, तो वी नॉट बाई आर, तो वैल्यू हो जाएगा वी एम अपॉन 2 पाई आर और आगे हम लिखेंगे कॉस अल्फा माइनस 1। सिमिलरली बच्चों अगर आपको आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना है तो एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूँ। आरएमएस वैल्यू को मैं यहाँ पे वी आर एम एस या वी ओ आर लिख सकता हूँ। आरएमएस का ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ। आप सबसे पहले क्या करेंगे? स्क्वायर। तो मैंने जिसका मुझे कैलकुलेट करना है वी एम साइन ओमेगा टी का, तो मैंने स्क्वायर कर दिया वी एम साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। फिर क्या निकालेंगे बच्चों? एम फॉर मीन। तो मीन के लिए मैंने 1 अपॉन टाइम पीरियड 2 पाई और अल्फा से वापस 2 पाई और यहाँ पे मैंने लिख दिया डी ओमेगा टी और फिर हम कर देंगे रूट। तो इन तीनों सबका मैंने क्या ले लिया? रूट। तो इस तरीके से हम आरएमएस वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं वोल्टेज का और साथ में करंट का। तो अभी हमने किसका देखा बच्चों? हमने हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर का एनालिसिस कर लिया। अब आइए हम इस इसी में एसी फुल वेव कंट्रोलर का एनालिसिस करेंगे। तो एसी फुल वेव कंट्रोलर में क्या चेंजेज होगा वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं। तो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ फेज कंट्रोल में अब हम फुल वेव एसी कंट्रोलर का प्रिंसिपल समझ लेते हैं, कैसे वो काम करता है। तो फुल वेव कंट्रोलर को हम बाय डायरेक्शनल या फिर फुल वेव के नाम से जानते हैं। बाय डायरेक्शनल हमने क्यों बोला बच्चों? क्योंकि यहाँ पे अब हम डायोड को रिप्लेस करके थारिस्टर लगा चुके हैं। मीन्स दोनों साइकिल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल में आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे कंट्रोलिंग मेरे हाथ में है और इसलिए हमने इसको बाय डायरेक्शनल बोला। बच्चों यहाँ मैंने सप्लाई वोल्टेज दिया दैट इज इक्वल टू वी एस। सिमिलरली यहाँ दो थारिस्टर्स मैंने लगा दिया T1 T2, सेम वही सर्किट है। करंट की वैल्यू आई नॉट होगी, लोड के अक्रॉस वोल्टेज वी नॉट है। अब यहाँ हम इसके वर्किंग को समझते हैं बच्चों। तो हमने एक साइनसोइडल वेव लिया, वो साइनसोइडल वेव कितना था बच्चों? वी एम साइन ओमेगा टी। अब पहले पॉजिटिव साइकिल में यानी जब यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है तो इसके पॉजिटिव की वजह से T1 फॉरवर्ड बायस होगा और T2 क्या होगा बच्चों? रिवर्स बायस होगा। यानी ये हो गया रिवर्स बायस, ये हो गया फॉरवर्ड बायस, यानी एक बार में एक ही काम करेगा। तो अभी मेरा T1 काम कर रहा है। T1 में मेरे पास पॉसिबिलिटी है कंट्रोल्ड स्विच होने की वजह से कि मैं अल्फा एंगल पे फायरिंग करूंगा। तो मैंने यहाँ पे अल्फा एंगल पे फायरिंग किया तो इस रेंज में अल्फा से लेके पाई तक मेरा T1 ऑपरेट हो रहा है। जैसे ही मैं पाई पे आया मेरी पोलैरिटी यानी साइकिल चेंज हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। तो उस कंडीशन में अब T1 हो जाएगा रिवर्स बायस और T2 हो जाएगा बच्चों फॉरवर्ड बायस। मीन्स अब मेरा डायरेक्शन ऑफ जो करंट है, जो स्विच का जो ऑपरेशन है वो चेंज हो जाएगा। और यहाँ इस रेंज में यानी मैं फिर से पाई से लेके अल्फा तक फायरिंग करूंगा। मैं यहाँ बोल सकता हूँ पाई प्लस अल्फा पे मेरा T2 कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा और कहाँ तक कंडक्ट करेगा बच्चों? 2 पाई तक। सिमिलरली 2 पाई प्लस अल्फा से फिर से T1 कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा 3 पाई तक और आगे भी वैसे ही मैं फायरिंग करूंगा तो 3 पाई प्लस अल्फा से कंडक्शन स्टार्ट होगा, यानी ये वैल्यू मुझे नहीं मिलेंगी। अब यहाँ करंट का वेवफॉर्म देख सकते हैं बच्चों। करंट भी सेम वैसा ही होगा, चूंकि रेसिस्टिव लोड है तो आई नॉट की वैल्यू आप देखिए अल्फा पे मैंने फायरिंग किया तो वाईफाई अल्फा से मुझे जैसे वोल्टेज मिलना चालू हुआ वैसे ही करंट मिलना चालू होगा। करंट का और वोल्टेज का फेज सेम होगा, बस अंतर यही है करंट की मैग्नीट्यूड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड के कंपैरेटिवली थोड़ी कम होगी। वापस फिर से पाई प्लस अल्फा से मेरा T2 थारिस्टर कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा और उस तरीके से वहां से कंडक्शन फिर से करंट मिलना एंड लोड करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि फेज कंट्रोलर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या होता है और कैसे ये काम करता है। आइए मैं यहाँ पे इसका आउटपुट इक्वेशन भी आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो मुझे सबसे पहले एवरेज वोल्टेज कैलकुलेट करना है। एवरेज वोल्टेज के लिए क्या करेंगे बच्चों? 1 अपॉन टाइम पीरियड मीन्स 1 अपॉन 2 पाई। लिमिट क्या लेंगे? लोअर लिमिट कितना है बच्चों? अल्फा। अपर लिमिट कितना होगा बच्चों? अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ अल्फा से लेके पाई या फिर पाई प्लस अल्फा। तो मैं यहाँ अल्फा से लूंगा पाई क्योंकि T1 का कंडक्शन पाई तक ही है। अगर आर के साथ ही RL लोड होता तो हो सकता था कि मेरा T1 कहाँ तक कंडक्ट करे बच्चों? पाई प्लस अल्फा तक। तो यहाँ फिर से वैल्यू हो जाएगी Vs
यानी अब VS को मैं लिख सकता हूँ VM sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी, और ऊपर का लिमिट हो गया 2 पाई। तो आप इसको सिंपल तरीके से कैलकुलेट करके सेम वैसे ही आउटपुट निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको प्रिंसिपल ऑफ फेज कंट्रोल समझ में आ गया होगा। एसी वोल्टेज कंट्रोलर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल समझ लिया, तो आइए अब हम एक एक करके सिंगल फेज हाफ वेव, सिंगल फेज फुल वेव, थ्री फेज हाफ वेव, थ्री फेज फुल वेव का डिटेल एनालिसिस और डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने का वीडियो बनाते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।